अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारे पास है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है आइए हम जानते हैं। बेटा मोमेंटम कहते हैं किसी भी चीज के खतरे को। सर कैसे मोमेंटम और खतरा कैसे ये हो सकता है? तो याद रखिएगा, हर खतरे को हम मोमेंटम नहीं कहते। हम कहते हैं कि मूविंग बॉडी का जो हमारे पास जब बॉडी मूव कर रही होती है तो मूविंग बॉडी का जो खतरा होगा उसको मोमेंटम कहेंगे। अगर हम एक आसान एग्जांपल से समझे कि दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है एक बॉडी बी है, वो हमारे पास दोनों सेम मैस की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे पास सेम मैस की बॉडीज, ये हमारे पास दोनों जो बॉडीज हैं ये हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कि बॉडी ए जो है वो हमारे पास 30 की स्पीड से जा रही है और जो बॉडी बी है वो हमारे पास 10 की स्पीड से जा रही है, और सामने मेरे पास एक ऑब्जर्वर सी खड़ा है और ये हमारे पास दोनों की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बॉडी हमारे पास ए है वो हमारे पास हाई स्पीड से आ रही है और जो बॉडी बी है वो हमारे पास लोअर स्पीड से आ रही है। और जब वो ऑब्जर्व करता है कि सामने से दो बॉडीज आ रही है, एक ज्यादा तेज स्पीड से आ रही है, एक हमारे पास लो स्पीड से आ रही है, वो फील करता है कि हमारे पास जो बॉडी ए है वो इसको ज्यादा डैमेज करेगी जब इसके साथ जाके स्ट्राइक करेगी, और ये जो बॉडी ए बी है वो इसको कम स्ट्राइक करेगी, मीन कम इसको डैमेज करेगी। क्यों? क्योंकि ये फील करता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और जिसकी स्पीड कम है उसको वो नुकसान तो पहुंचाएगी लेकिन कम पहुंचाएगी। डर तो ये रहा है, खतरा तो है इसको, लेकिन इसको जो खतरा ज़्यादा महसूस हो रहा है वो हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी से महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो सामने वाला जो ऑब्जर्वर है उसे हमारे पास इस मूविंग बॉडी से ज़्यादा खतरा महसूस होने लग जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो खतरा है, ये जो मोमेंटम है, ये हमारे पास वेलोसिटी से का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन के वेलोसिटी और मोमेंटम का जो आपस में ताल्लुक है वो बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। अब यहाँ पे अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल में कहते हैं कि व्हेन डिफरेंट मैस बट सेम वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिए इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये जो बॉडी है इसका जो मैस है वो हमारे पास 30 kg का, और ये जो बॉडी भी है इसका मैस मेरे पास है 5 kg। ये लेट्स सपोज मेरे पास ट्रक है, ट्रक हमारे पास बहुत हैवी मैस का होता है, और ये मेरे पास एक छोटी सी हमारे पास साइकिल है जिसका मैस 5 kg, और ये जो हमारे पास 30 kg का जो हमारे पास ट्रक है वो भी हमारे पास जी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और जो 5 kg की जो हमारे पास छोटी सी साइकिल है वो भी हमारे पास 10 की स्पीड से मूव कर रही है। ये जो ऑब्जर्वर सी सामने खड़ा है वो ऑब्जर्व करेगा कि ये दोनों जो बॉडी जब हमारे पास आके मुझे टकराएंगी तो वो फील करेगा कि ये जो हमारे पास 30 kg का जो मैस है वो जैसे ही वो इसके साथ जाके टकराती है तो वो इसको ज्यादा डैमेज करती है। इसका मतलब है ज्यादा मैस वाली जो बॉडी है वो हमारे पास इसको ज्यादा डैमेज करेगी। जब ज्यादा डैमेज करेगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस ऑब्जर्वर सी को हमारे पास 30 मैस वाली बॉडी से ज्यादा खतरा होगा, और ये जो हमारे 5 kg मैस है वाली बॉडी है इससे हमारे पास ऑब्जर्वर सी को कम खतरा होगा। अब आपने ये दो चीजें तो ऑब्जर्व कर ली। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये सिंपल इक्वेशन बना सकता हूं कि ये जो मेरे पास मोमेंटम है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के साथ। जैसे कि आपने यहाँ इन दो एग्जांपल से आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास 30 kg मैस वाली जो बॉडी है ये इस ऑब्जर्वर सी को ज्यादा डैमेज कर रही है, जो कि हमारे 5 kg वाली जो बॉडी है वो हमारे पास इस ऑब्जर्वर सी को कम डैमेज कर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो ये मेरे पास फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा P = mv। मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूं वो ज्यादा आसान होगा। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो तो मेरे पास बनेगा P = mv फार्मूला बनेगा। एक तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। दूसरा अगर मैं कहूं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास केस 1 है, अगर केस 1 में मैं ऑब्जर्वर को कहूं कि हाँ जी ऑब्जर्वर साहब आप क्या करें, आप इन दो बॉडीज की ये दोनों जो बॉडीज हमारे पास मूव करती हुई आ रही इन दोनों को आप रोको। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर जब हमारे पास ये दो मूव करती हुई बॉडी आ रही है दोनों को जब इस तरह आगे से रोकेगा तो ऑब्जर्वर जो सी है वो फील करेगा कि इसको रोकने के लिए हम ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है जो कि 30 की स्पीड से मूव करती आ रही, और जो हमारे पास
20 की स्पीड से मूव करती हुई बॉडी आ रही है, उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव करती हुई आ रही होगी, उसको रोकना मुश्किल है, और जो बॉडी कम स्पीड से मूव करती हुई आ रही होगी, उसे रोकना आसान है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस केस के अंदर अगर कोई बॉडी हमारे पास ज्यादा मैस वाली मूव करती हुई आ रही है, तो जो ऑब्जर्वर सी जब इसको रोकेगा तो वो फील करेगा ज्यादा मैस वाली बॉडी को जो रोकना है वो ज्यादा मुश्किल है, और जिसका मैस कम है उसको रोकना जो है वो हमारे पास उतना आसान है। अगर हमारे पास इसे रोकना ज्यादा मुश्किल है तो इसका मतलब है इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉडी हमारे पास मूव करती हुई आ रही है उसके पास मोशन ज्यादा है। मोशन ज्यादा है तो इसका मतलब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। जब हमारे पास इसे रोकना बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब इसके पास मोशन ज्यादा है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव करती हुई आ रही हो सामने से, उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़े तो इसका मतलब है कि उसके पास मोशन ज्यादा है, और जिस बॉडी को रोकने के लिए हमारे पास फोर्स लगानी पड़े तो इसका मतलब है कि उसके पास मोशन जो है वो कम है। तो जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास मैस पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी दैट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, कि किसी भी बॉडी की मोशन की क्वालिटी क्या कहलाती है, हमारे पास मोमेंटम कहलाती है। अगर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन देखें तो फार्मूले से हमारे पास सिंपल बनती है कि यहाँ पे फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू mv। m और v आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, किसका, मैस का और वेलोसिटी का। तो बच्चे आप ये डेफिनेशन मेंशन करते पेपर के अंदर, ये मेंशन कर दी, आपको जो एग्जामिनर है वो आपको इस डेफिनेशन के पूरे मार्क्स देगा। अब यहाँ पर अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला मैंने आपको पहले ड्राइव करके बता दिया, फार्मूला होगा इसका P इज इक्वल टू mv। और यहाँ पे इसका ऐसे यूनिट अगर हम देखें तो ऐसे यूनिट हम इसके फार्मूले से ड्राइव करेंगे, मैस है तो मैस का यूनिट क्या होगा, मैस का यूनिट kg, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है बेटा, मोमेंटम हमारे होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी हमने डायमेंशन मालूम करनी है। तो डायमेंशन बेटा मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, तो डायमेंशन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी के बेस यूनिट। अब मेरे पास मोमेंटम का जो बेस यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और केजी देखेंगे तो केजी किसका यूनिट है, मैस का। तो मैस की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, कैपिटल M। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T, तो इसकी पावर -1। तो ये बेटा इसकी डायमेंशन निकल गई। और यहाँ पे बस एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम का एक और यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ये कैसे आता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में के अंदर बताऊंगा। तो ये आपका ऑल ओवर लेक्चर था जिसके अंदर से सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन आती है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने याद रखना है इस टॉपिक के अंदर हमने मोमेंटम और जो फोर्स है इसके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले कंसीडर करना है कि मेरे पास सपोज एक बॉडी है और उस बॉडी का एक मैस है m, और वो जो बॉडी है वो हमारे पास ऑलरेडी मूव कर रही है, और वो जिस वेलोसिटी के साथ ऑलरेडी मूव कर रही है वो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी vi। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बॉडी m है जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F एग्जर्ट कर देता हूं। जब मैं फोर्स F एग्जर्ट करता हूं तो ये जो बॉडी है अपनी स्पीड को चेंज करना शुरू कर देती है, और टाइम इंटरवल t गुजरने के बाद इसकी जो स्पीड है वो चेंज होते होते वो हमारे पास vi से चेंज होके इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास बन जाती है vf। मीन की ये जो बॉडी है ये जब हमारे पास अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, vi से vf। और ये जो भी मैंने बातें बताई हैं यही सारी बातें आपने बेटा एक्सप्लेनेशन में मेंशन करनी, और एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे राइट नहीं करूंगा। आप अपनी ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अपनी बुक से करेंगे। जो मैंने यहाँ पे बातें बताई कि आपके पास एक बॉडी है जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, और जब आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F एग्जर्ट करते हो तो टाइम इंटरवल t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है,
VF बन जाती है। तो ये बातें आपने बेटा बुक से याद करनी। और यहाँ पे हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने यही प्रूव करना है कि फोर्स और मोमेंटम इनके दरमियान रिलेशन क्या है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास क्या पैदा होता है बेटा जी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी मीन के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टी। आपने इस इक्वेशन को नाम देना है बेटा जी इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और आपने अब यूज करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है बेटा जी, न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास है फोर्स F इज इक्वल टू ma। मैं इस फार्मूले की मदद से मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालता हूं। तो यहां पे देखा जाए तो ये जो m है यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक्सेलरेशन का मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू F ओवर m। ये मेरे पास बनेगा इसका फार्मूला a का, a किसके बराबर है F ओवर m के। इस इक्वेशन को आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। और आपने अब क्या काम करना है, अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों करना है कंपेयर, क्योंकि हमारे पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे ए आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि आपने इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर रख लेनी। तो ये क्या बनेगा, F इज इक्वल टू m, F बाई m इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई टी। इनको हमें करना क्रॉस मल्टीप्लाई, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। m यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा m इंटू VF माइनस VI डिवाइड बाय टी। अब यहां पे आप देखें m हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, जब आप मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये बनेगा m VF माइनस m VI, क्योंकि ऐसे m ने VF के साथ में मल्टीप्लाई होना और VI के साथ में मल्टीप्लाई होना है इंटू टी। अब आपने यहां पे याद रखना है कि ये जो हमारे पास MVF है, MVF मेरे पास जो है ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है बॉल का, फाइनल मोमेंटम। और ये जो MVI है बेटा, ये हमारे पास उसी गाड़ी का इनिशियल मोमेंटम है, उसी ऑब्जेक्ट का। मैंने पहले बॉल का, वैसे एक्चुअली हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास फाइनल मोमेंटम में से हम क्या माइनस करें, इनिशियल मोमेंटम। जब भी हम किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू चेंज कर माइनस कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास बनेगा फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, फिजिक्स के अंदर जब भी कोई भी वैल्यू टाइम पे डिवाइड हो तो वो बन जाता है रेट। वो क्या बन जाता है, रेट। फिजिक्स के अंदर जब भी कोई भी चीज टाइम पे डिवाइड हो रही हो, मीन टाइम जो वो डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो वो बन जाता है रेट। अब यहाँ पे किस चीज का रेट बन रहा है, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पे देखें तो जब हमारे पास स्टार्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो VI थी, तो यहाँ पे मोमेंटम देखें तो वो क्या बनेगा MVI। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास MVI है और फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा MVF। तो अगर आप देखें तो टाइम इंटरवल t गुजरने के बाद बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनल मोमेंटम MVF में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स F एक्सर्ट होती है तो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फाइनल मोमेंटम के अंदर। तो आप यही इसका कंक्लूजन मेंशन करेंगे। कंक्लूजन बहुत इजी है, आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। देखें तो हमारे पास यही स्टेटमेंट को
यही जो हमारे पास फार्मूला है इसको मैं कंक्लूजन की फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास जो डिवाइड बाय टाइम है ये क्या होता है, रेट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द रेट ऑफ, अब ये हमने किस चीज का रेट देखना है, हमने देखना है चेंज मोमेंटम का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमारा सुपर मोमेंटम है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर है अप्लाइड फोर्स के। तो इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने इस टॉपिक का हमारा मेन मोटिव ये था कि हमने मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन निकालना है। तो ये हमारे पास मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन निकल गया कि जब भी आप फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, और वो जो चेंज है वो हमारे पास टाइम के लिहाज से आता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा जो लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।